नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बीओ के नेचर ऑफ वर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक ही वीडियो में। वीडियो भले ही लंबा हो जाए पर इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि नेचर ऑफ जॉब क्या है बीओ का, क्या लेडीज़ के लिए सूटेबल है, क्या वो अपनी फैमिली लाइफ भी देख सकती हैं, या सिर्फ जेंट्स के लिए ही फील्ड जॉब है क्योंकि तो जेंट्स के लिए ही अच्छा है। तो उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीओ के नेचर ऑफ वर्क के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि हर फील्ड कवर करी जाए, क्योंकि शायद इसमें बीओ की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए प्रिपरेशन कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बीओ की जो पोस्ट है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके 2 फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। इस प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, ये दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल है, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगी। मैं इसमें सिर्फ नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो जो बीओ की जॉब है, एक गजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है और ट्रांसफरेबल जॉब है। आपका अब जो ट्रेंड बन गया है, हर 3 साल पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ज़िला बदल जाता है आपका। तो एक मंडल में 7 साल आप रह सकते हैं, एक ज़िले में आप 3 साल रह सकते हैं। और अधिकतर जो देखने में आ रहा है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं, उसके पहले अगर आपके एक कट ऑफ डेट आती है, उसके पहले अगर आपके 3 साल पूरे हो रहे, अब जो हो रहा है, इसके पहले तो थोड़ा लीनियंसी थी। एक ज़िले में लोग 3 साल से ज़्यादा भी रह लेते थे, पर अब 3 साल का बाउंडेशन कर दिया गया है और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मंडल में आपको जो है 7 साल रहना होता है और ज़िले में आपको 3 साल रहना होता है। और जो देखा गया है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो पोस्टिंग कर दी जाती है, जो एक कट ऑफ डेट निकाली जाती है, अगर उसमें आपके 3 साल पूरे हो रहे होते हैं तो आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी जाती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बीओ की पोस्ट एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है, उसके अंडर में इतने सारे टीचर्स हैं, तो इसलिए इलेक्शन में खासकर जो है ट्रांसफ़र देखने को मिलते हैं। और ट्रांसफ़र जो है पूरे यूपी में आपका कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी ज़िले में हो सकता है। तो इसलिए ऐसा। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या होम टाउन मिल जाता है, तो देखिए, जहाँ पर आपने अपना निवास बताया है वहाँ पर आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है। ये शायद लास्ट पोस्टिंग में आपको आपके जो निवास जहाँ पर आपने बताया है वहाँ पर मिल जाता है। लास्ट पोस्टिंग मीन्स जब आप रिटायर होने वाले होते हैं, तब एक आपको चॉइस दी जाती है, या कह लीजिए एक आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो उसके पहले तो निवास वाले जो आपका होम टाउन होता है वहाँ पोस्टिंग नहीं मिलती है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या बहुत दूर हो जाती है, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी कहाँ पोस्टिंग हो जाए, तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। दूसरा अब आते हैं कि बीओ की और क्या-क्या वर्क होते हैं। तो देखिए, बीओ का जो मेन वर्क होता है वो इंस्पेक्शन का होता है, उनको एक निरीक्षण अधिकारी कहते हैं। ये निरीक्षण करने के लिए सरकार गाड़ी प्रोवाइड करती है और आप को गाड़ी और ड्राइवर दिया जाता है, जिन मदद से आप स्कूल के निरीक्षण करते हैं। 40 निरीक्षण करने होते हैं 1 मंथ में। तो 40 बीओ के निरीक्षण का जो टारगेट है वो 40 है। वैसे पूरे मंथ में जो आपके ब्लॉक का निरीक्षण का टारगेट है वो 75 है। अब आप कहेंगे कि जब बीओ ही निरीक्षण अधिकारी है तो टारगेट 75 कैसे हो गया? तो देखिए, ब्लॉक में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे बीडीओ होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से एमओआईएस होते हैं, आंगनबाड़ी से सीडीपीओ होते हैं, तहसील से एसडीएम, नायब तहसीलदार, और हमारे खाद्य विभाग से सप्लाई इंस्पेक्टर।
तो इन सबको भी 5-5 निरीक्षण आपके ब्लॉक में करना होता है। तो सबका टोटल मिला के 75 इंस्पेक्शन हो जाता है, जिसकी समीक्षा की जाती है कि क्या आपके ब्लॉक ने 75 इंस्पेक्शंस पूरे किए कि नहीं, क्योंकि ये सीएम डैशबोर्ड में ये चीज़ डिस्प्ले होती है कि आपके ब्लॉक की क्या प्रोग्रेस है। तो ऐसी समीक्षा बैठकें जो सीएम डैशबोर्ड पे ये हमारे बीएसए महोदय जी अटेंड करते हैं, उसके पहले हम लोगों की समीक्षा बैठक होती है, हर हफ्ते होती है। और उस समीक्षा बैठक में पूरे ब्लॉक की प्रोग्रेस देखी जाती है, हर ब्लॉक की, कौन ब्लॉक किस रैंक पे है। तो और किन किन फील्ड्स में देखा जाता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे बच्चों का डीबीटी होता है कि आपके ब्लॉक में सही से हुआ, आधार बनने का कि बच्चों के आपके ब्लॉक में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके आधार बन गए कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनका आधार बनने। तो इस तरीके की सारी जो ओवरऑल मतलब देखा जाता है डीबीटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कहाँ पर डीबीटी हो गया। और यूडाइस क्या होता है कि पूरे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है, यूनिक आइडेंटिटी हर स्कूल की होती है, उसमें सारा फीडिंग होती है। प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, बीओ के पास केवल सरकारी स्कूल ही नहीं होते हैं, उस ब्लॉक के सारे प्राइवेट स्कूल्स को भी चेक करने की पावर बीओ के पास में होती है कि बीओ वहाँ पर और उनकी जो जब कोई नया स्कूल खुलता है या रिन्यूअल होती है उनकी एफिलिएशंस की मान्यता की, तो बीओ की ही रिपोर्ट उसमें लगती है। ऑनलाइन वो लोग आवेदन करते हैं, बीओ के पास में वो आवेदन आते हैं, बीओ वहाँ पर विज़िट करते हैं, सारी फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं और उसके बाद बीओ की ही आगे मतलब रिकमेंडेशन से कि क्या स्कूल मान्यता करने लायक है कि नहीं है, आगे बढ़ाया जाता है, जिसको बीएसए लेवल पर फिर अप्रूव किया जाता है। लीव अप्रूवल टीचर्स का, तो ये सब तो बेसिक वर्क है बीओ के कि वो तो आपको ऑनलाइन वाले जो मैंने बताए डीबीटी, यूडाइस, ये सब आपको इन सब कामों को करने के लिए आपको एक टीम मिलती है आपके ऑफिस में, जिसको बीआरसी कहते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर बीओ एज एन ऑफिसर होते हैं और लगभग 9 से 10 का स्टाफ आपके पास में होता है। आप सबको अपनी लीडरशिप को पहचानते हुए सबको आपको जो है किसके अंदर क्या हिडन क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, उसको कौन सा काम देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति खाली भी ना रहे और आपके ब्लॉक की प्रोग्रेस भी बनी रहे, आपके सारे काम भी टाइमली होते रहें। कोई कंप्यूटर वर्क में स्मार्ट होता है, कोई रिटन वर्क में, कोई लेटर बनाने में स्मार्ट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में स्मार्ट होता है। तो ये सब आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको कौन सा वर्क हम अलॉट करें जिससे हमारा काम अफेक्टेड ना हो। प्रॉपर अपडेट्स निकलवाते रहना है, निकालते रहना है, नज़र बनाए रखनी है कि कहाँ पर हम पीछे, हमारा ब्लॉक पीछे जा रहा है। टीचर्स को मोटिवेट करना है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, दूसरे ब्लॉक के कंपैरिजन में अगर हम पीछे हो रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो टीचर्स को एप्रिशिएट करना है। तो पूरे सबके कोऑर्डिनेशन से ही ब्लॉक चल पाता है। अगर कोई भी सोचे कि हम अकेले कुछ भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत होती है। ख़ासकर जब आप एक लीडरशिप में होते हैं तो आपको अपने अपने आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कैसे आपको उनका सपोर्ट लेना है, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका अपोजिशन भी ना हो और आपके काम भी होते रहें। तो ब्लॉक में जो मैंने जैसा अभी बताया कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो अदर ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स में भी जाना पड़ता है। जैसे आपको स्कूल का कायाकल्प, स्कूल से रिलेटेड आपको कोई भी काम करवाना है, कोई भी दिक्कत है तो आपको बीडीओ को बताना पड़ेगा जाके। तो आप अपनी एक कंपाइल्ड रिपोर्ट के साथ में बीडीओ के पास जाएंगी कि ये मेरे यहाँ ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करना है, क्योंकि निर्माण कार्य उनके ही हाथ में है। तो वो हमारे स्कूल को किसी भी जिस भी तरीके की ज़रूरत है निर्माण में उसमें सहयोग करते हैं। आंगनबाड़ी जो है, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ कोलोकेटेड हो चुकी हैं, तो उन बच्चों को भी हमें देखना है, उनकी पढ़ाई भी हालांकि उनकी एक अलग ऑफिसर होते हैं, सीडीपीओज होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स,
तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन रखना है, क्योंकि अब वो 2 विभाग समझ लीजिए एक ही हैं, क्योंकि वही बच्चे हमारे 1, 2, 3 में आते हैं आगे। तो उनके साथ में भी हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। जो MOIS होते हैं, स्वास्थ्य अधीक्षक होते हैं ब्लॉक के, तो वैक्सीनेशन है, कितने बच्चों को हुआ है, सारी लिस्ट देना, कौन से स्कूल में, तो एक उनको भी सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। तो ये समझ लीजिए कि आप क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हैं, स्कूल्स हैं, बेसिक्स है, तो आप एकदम सेंटर में हैं और चारों तरफ आपके और लोग हैं जिनसे आपको कोऑर्डिनेशन में रहना है। तहसील जो है, ब्लॉक से ऊपर तहसील जो होती है, उसमें तहसील दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस जिसको कहते हैं। वहाँ पर BO को प्रेजेंट होना होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको संपूर्ण समाधान दिवस बोलते हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, जो किन्हीं कारणों वो आपके पास नहीं आ पाया, तो वो वहाँ पर SDM के सामने पेश होके अपनी दिक्कत बताते हैं। फिर जिस से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो काम होगा, उनको अलॉट कर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। तो फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे आपको तहसील में प्रेजेंट होना होता है 10 से 2। इस तहसील में कभी DM सर की लगती है, कभी CDO सर की लगती है, कभी ADM सर की लगती है। तो हर तहसील दिवस में कोई ना कोई एक हमारा उच्च अधिकारी प्रेजेंट होते हैं, जिनके सामने हमको बैठ के अपने आए हुए अभ्यर्थियों का समस्या का समाधान करना होता है। IGRS डिपार्टमेंट होता है, जो लोग ऑनलाइन शिकायतें वगैरह करते हैं, उसको भी एक आपको बनाना पड़ता है, उसको भी, उस पर भी पैनी नज़र रखनी होती है कि किस तरीके से हम एक अच्छा समाधान उसमें दें कि वो बार बार रिपीट ना हो, और हमारी जो है IGRS डिफ़ॉल्टर भी ना हो, डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में ना जाए, और कहीं से भी मतलब हम पीछे ना रहें। RTI लोग मांगते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें भी आप BO को देखना होता है कि किससे सूचना मांगी गई है, क्या सूचना देने वाली है, क्या नहीं देने वाली है। तो इस तरीके का भी आपको मतलब एक कंप्लीट समझ लीजिए आपको तैयार होके आना है कि आपको हर तरीके की, और जो पब्लिक से प्रॉब्लम्स आती हैं, गार्जियंस को प्रॉब्लम आती है या टीचर्स को प्रॉब्लम है, तो वो तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। तो अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बना के रखना है कि आपके पास से कोई निराश होके भी ना जाए और उसको एक प्रॉपर समाधान मिल जाए। तो ये सब तो हो गया वर्क की बात कि आपको क्या-क्या वर्क करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि DBT है, UDICE है, प्राइवेट स्कूल्स पर भी देखना है। कभी-कभी प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं जो मान्यता नहीं है फिर भी चला रहे होते हैं, उन पर बैन लगाना होता है, उनको बंद करवाना होता है। तो ये सब भी वर्क BO के हैं। मान्यता से रिलेटेड सारे इश्यूज़ आपको ही देखने हैं। और दूसरा और जो इन सब के वर्क के अलावा जो हमें अपनी स्टडीज़ है, वो तो देखनी ही है कि एक स्टडी अच्छे उसमें दी जा रही है कि नहीं, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं। तो स्टडी से रिलेटेड देखने के लिए हमारे पास में हर ब्लॉक में 5 ARPs दिए जाते हैं, जिनके सहयोग से हम एजुकेशनल फ़ील्ड का फ़ीडबैक लेते रहते हैं, क्योंकि निपुण भारत हमें बनाना है। तो इसके तहत हमें कई योजनाएँ, आपका कुछ यूनिक आप क्या उसमें कर सकते हैं, किस तरीके से आपका ब्लॉग जो है निपुण ब्लॉग बन जाए, किस तरह बच्चों में आगे बढ़ें बच्चे। और सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि सभी के हिडन टैलेंट्स को जानें और उनको आगे बढ़ाएँ। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ़ आपके सपोर्ट का, आपके एक अच्छे जवाब का इंतज़ार करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने में, अपने हिडन टैलेंट्स को निकालने में वो सक्षम हो पाते हैं। तो आपको एक प्रॉपर लीडरशिप की भूमिका निभानी होती है, क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट जो हैं, आप टीचर्स हैं, लगभग 1000 के अप्रॉक्स टीचर हर ब्लॉक में होते हैं। तो समझ लीजिए 1000 की फ़ोर्स आपके पास है, आपका ऑफ़िस स्टाफ है और आप उन सब के लीडर हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है, सभी को तो हर समय खुश नहीं किया जा सकता, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम हम कितना जो है यूज़ कर सकें और उनकी टैलेंट्स को यूज़ कर सकें अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए।
कभी कभी कुछ निगेटिव भी फीडबैक्स आते हैं, जैसे कुछ कहीं कहीं लीडरशिप ज़्यादा होती है टीचर्स के, जो नेता वगैरह होते हैं, तो हर को कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है कि उनको भी, उनका भी मान रह जाए और आपका काम भी हो जाए। तो इस तरीके का एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, वरना बहुत विवाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा फोर्स होगी वहाँ पर विवाद भी उतने ही होते हैं। दूसरा, बीओ को बहुत सारी मीटिंग्स फेस करनी पड़ती, जो अभी मैंने मीटिंग्स बताई वो तो ब्लॉक लेवल की मीटिंग्स थी। हर महीने में एक बार डीएम की मीटिंग होती है, एक बार सीडीओ की मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, अपने ब्लॉक की सारी व्यवस्था को देखते हुए, कहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, और हमको वहाँ पता भी चलता है कि कहाँ कमी है तो उसको दूर करना है। तो इस तरीके से डीएम सर और सीडीओ सर के हमको निर्देश भी मिलते रहते हैं कि कहाँ पर क्या और किया जाए जिससे हमारा ब्लॉक और अच्छे से आगे बढ़े। बाकी कई कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, कुछ अचानक वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोरोना टाइम पे वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारा कि कितने वैक्सीनेटेड, तो ये अदर डिपार्टमेंट्स का भी वर्क रहता है कि आपको, क्योंकि क्योंकि आप बच्चों से जुड़े हैं, तो और बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी जो है इशू वो आप ही के पास रहेगा, और वो पूरी इस समय क्या, हमेशा ही बच्चे हमें जो है एक फाउंडेशन है कि इनको ही हमें अपलिफ्ट करना है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सर पे, क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। और रही, हाँ, लेडीज़ पूछती हैं छुट्टियों के बारे में, तो देखिए विंटर वैकेशंस जो होती हैं वो स्कूल बंद रहते हैं, टीचर्स के लिए होती है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, तो अब आपके लिए कोई छुट्टी ऐसी स्कूल बंद वाली नहीं होती है, आपको प्रेजेंट होना होता है। बाकी कभी ज़रूरत पड़े तो सीसीएल मिलती हैं, मेडिकल मिलती हैं, हर छुट्टी जो अदर डिपार्टमेंट में मिल रही हैं वो आपको मिलती है। और मैंने ट्रांसफ़र का भी बता दिया क्या है कि ट्रांसफ़र होता है 3 साल पे। मैंने छुट्टियों का भी बता दिया कि छुट्टी आपको ऐसे स्कूल हर छुट्टी, जैसे समर है, विंटर है, ये वाली छुट्टियां नहीं मिलती हैं। बाकी आप सीसीएल, मेडिकल, ये जो अदर डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स को मिलती हैं वो मिलती है। और और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी। हाँ, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टाइम क्या होता है। तो देखिए टाइम जो है, क्योंकि स्कूल्स का टाइम और एक उसका ऑफिस का टाइम अलग अलग होता है। स्कूल जो है समर्स में 8 बजे खुल जाते हैं और विंटर्स में 9 बजे का टाइमिंग रहता है। तो बीओ को तो सुबह जब स्कूल खुले तो आपको प्रेज़ेंट होना है वहाँ पे, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन करना है, और ऑफ़िस टाइम 5 बजे होता है, तो आपको 5 बजे तक ऑफ़िस में रहना ही है। तो मीटिंग्स भी करनी है, तो आपको कैसे मैनेज करना है ये सब आपके ऊपर है। और रही कि आपकी फ़ैमिली कैसे, तो अगर आपकी फ़ैमिली साथ में है, उसी ज़िले में आप रह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं आता है। आप जैसे अदर जॉब्स है, सुबह जाइए शाम को आ जाइए घर पे, वैसे चल जाएगा। कहीं बहुत दूर अगर आपके फ़ैमिली नहीं रह रही है तो थोड़ा बहुत मैनेज इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है तो कोई बुराई नहीं है, एक सम्मानित पोस्ट है। आप टीचर्स को लीड कर रहे हैं, जो खुद एक बहुत सम्मानित पोस्ट है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार पोस्ट है, और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि आरओ बेटर है, क्योंकि ग्रेड पे जो है सेम है 4800 दोनों का, तो आरओ बेटर रहता है कि बीओ बेटर रहता है। तो देखिए आरओ जो है वो ऑफ़िस जॉब है, और बीओ जो है वो फील्ड जॉब है। तो अगर आपको ऑफ़िस की जॉब पसंद है कि आपको सुबह जाना है और शाम को घर आ जाना है, लखनऊ में ही रहना है, तो आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आपको फील्ड जॉब पसंद है कि आपको थोड़ा घूमना फिरना, क्योंकि इसके साथ थोड़ा बीओ के साथ में ग्लैमर भी जुड़ा रहता है, और अच्छा खासा आपको ग्लैमर भी मिलता है।
आपकी फ़ोटो कवरेज, मीडिया कवरेज, आप बिल्कुल ऊब जाएंगे इन सब चीज़ों से, ये समझ लीजिए। रिपोर्टर्स को भी देखना पड़ता है तो मेरे ख़्याल से मुझे तो अच्छी लगती है जॉब, और बहुत ही ग्लैमरस जॉब भी है कि वर्क विद ग्लैमर आपको मिलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ट्राई करना चाहिए, और अगर और अच्छी पोस्ट पे आप कर कर रहे हैं अप्लाई तो करते रहिए, बट जॉब अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी साथ में व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। पहले मैं सोचती थी कि जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था कि अभी डीवीटी ख़त्म हो जाएगा तो शायद आराम हो जाए, तब जो है ज़िंदगी आराम से जी लेंगे। फिर यूडाइस आ जाता है तो लगता है यूडाइस ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर जो है ज़िंदगी जी लेंगे। पर धीरे 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 ये समझ में आया कि ये सब पार्ट ऑफ जॉब है, और इनके साथ ही हमको अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है। तो सब कुछ साथ में लेके चलना है। धीरे धीरे ये क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है कि कैसे सब कुछ मैनेज करते हुए आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाते हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और अब उन्हीं सब चीज़ों के साथ में कोप अप हो चुका है। व्यस्तता भरी ज़िंदगी हो जाती है, ये सच है, क्योंकि आपको कल कहाँ होना है ये आपको स्वयं नहीं पता होता है। कि सुबह अर्जेंट कॉल आ गया कि आपकी मीटिंग आ गई, आपको जाना कहीं था, जाना कहीं और पड़ रहा है, तो एक अनिश्चितता रहती है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी जॉब हो, ऑफिसर पोस्ट की, उसमें अनिश्चितता रहती ही है। तो लेडीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि बेटर जॉब है, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जॉब है, तो वो अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती है। तो ऑल द बेस्ट। पोस्ट आ रही हैं, भले ही कम हो, अगर फिर भी आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँगी। जहाँ पर जिसको कोई भी समस्या आए, मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भले मैं ना दे पाऊँ क्योंकि व्यस्तता रहती है, मैं उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि एक साथ संपूर्ण आपको जो है फीडबैक मिल जाए। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।